हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे आपके पास, जो कि 29 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने अपनी पुरानी वाली शीट को कंप्लीट कर लिया होगा और उसके साथ जो जो स्टैटिक ऐड होता होगा वो आपने कर लिया होगा। आज हम शीट को आज हम करंट अफेयर को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके साथ जो जो चीज़ें ऐड हो सकती होंगी आज भी, क्योंकि बेटा अब इन दिनों थोड़ी सी न्यूज़ेज़ हमारे पास कम है। ठीक है, क्योंकि कुछ हो भी नहीं रहा ऐसा, तो न्यूज़ेज़ कम है तो हम स्टैटिक ज़्यादा सीखेंगे, इसका फ़ायदा उठाएंगे इस तरीके से। ठीक है, चलिए, तो पहले आप सबको पता है कि आपको क्या करने होते हैं, प्रीवियस वीक के क्वेश्चंस करने होते हैं। ये आप मुझे आंसर दे देंगे इसका यूट्यूब पे, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट पहले सेक्शन पे, जिसका नाम क्या आता है, अपॉइंटमेंट और पर्सन्स इन न्यूज़ आपके पास देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो हम बात करेंगे इसके बारे में और एक एक चीज़ को समझेंगे क्लियर तरीके से। ठीक है, देखिए, पहला इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है बेटा, वो किसके बारे में बात करता है, वो कहता है कि नए डायरेक्टर जनरल बने हैं किसके, एसएसबी के। किसके बने हैं, एसएसबी के। अगर आपको याद होगा बच्चे, आपको अगर याद होगा तो मैं आपको जब भी समझाती हूँ, मैं आपको क्लासेस में भी ये चीज़ें समझाती हूँ कि जब भी हम डिफेंस की बात करते हैं, गौर करो इसको, इस तरीके से समझो कि जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं, ध्यान से समझना, जब हम आर्म्ड फोर्सेस की बात करते हैं तो हम किस मिनिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं उस समय पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ पहले आपको। अब यहाँ पर जब हम आर्म्ड फोर्सेस बोलते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ही क्या क्या आ जाती हैं अपने पास, यहाँ पे इंडियन आर्मी इसके अंदर आती है, गौर करेंगे। इसके अलावा इंडियन नेवी यहाँ पर आ जाती है, और उसके अलावा इंडियन एयर फोर्स, ये भी आप इसके अंदर यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है, तो अगर हम फोर्सेस की बात करें तो फोर्सेस एक अपने पास कौन सी है, आर्म्ड फोर्सेस, जो कि जिसको कौन संभालता है, जिसको संभालती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, इसी के अंदर आप लिख लेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड। क्या लिख लेंगे आप यहाँ पर, इंडियन कोस्ट गार्ड्स भी। ठीक है, याद करिए, इंडियन कोस्ट गार्ड से पिछले हफ्ते एक न्यूज़ थी, इस बार भी है, वो आप इसके तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब ये हो गई आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, जो कि कौन संभालता है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस संभालती है। अगर हम एक और की बात करें बेटा, तो एक और कौन सी आती है, एक आती है अपने पास सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को कहा जाता है। ये किसके अंदर काम करती है, तो आप याद रखेंगे किसके अंदर काम करती है ये, तो ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ठीक है, किसके अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। ठीक है, इसके अंदर टोटल कितनी फोर्सेस आती हैं, कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं। अच्छा, इनको कई बारी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी कह देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएंगी आपके पास, कितनी आती है बच्चे, 7 आती हैं। उन 7 में से अगर हम बात करें तो एक कौन है, मैं पहली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ एक कौन है उसमें से, एसएसबी। तो आज आप जो न्यूज़ पढ़ने जा रहे हैं वो किसके बारे में है, वो है पैरामिलिट्री फोर्स या सीएपीएफ के बारे में है, और क्या नाम है इसका, एसएसबी। ठीक है, तो पहले न्यूज़ को पढ़ते हैं और इसके साथ फिर क्या क्या जुड़ सकता है इसके बारे में जोड़कर बात करते हैं। ठीक है, आइए देखिए क्या लिखा है। कहता है जो अपॉइंटमेंट कमेटी है कैबिनेट की, जिसको कौन हेड करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं उसको, उन्होंने अप्रूव करा है अपॉइंटमेंट किसका बच्चे यहाँ पे, संजय सिंगला का। और संजय सिंगला को क्या बनाया गया है, एसएसबी के डायरेक्टर जनरल। क्या बने हैं, तो एसएसबी के डायरेक्टर जनरल। जब भी हम एसएसबी बोलेंगे तो सशस्त्र सीमा बल आपने याद रखना है, और इसे क्या बोला था मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर ये आती है। और कौन सी इसको मिनिस्ट्री संभालती है, तो आप याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स संभालती है। क्लियर हो गया। अब कहता है ये जो संजय आए हैं ये किसको सक्सीड करके आए हैं, तो आप याद रखेंगे अमृत मोहन प्रसाद, ये आपने क्लियर रखना है। ठीक है, उसके अलावा संजय सिंगला कौन है, तो आप याद रखेंगे आईपीएस ऑफिसर हैं, और कहां से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, सॉरी, उत्तर प्रदेश कैडर से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं और समझते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है जो सशस्त्र सीमा बल है उसकी स्थापना कैसे हुई थी, तो एज अ स्पेशल सर्विस ब्यूरो के तहत हुई थी 1963 में। और क्यों हुई थी 1963 में ही, क्योंकि याद करो चाइनीज एग्रेशन चल रहा था, कब, 1962। अगर आपको याद होगा तो ये वही वाली वॉर है जिसको हम इंडो साइनो वॉर भी कहते हैं, अगर आपको याद होगा। ठीक है, क्या नाम है इसका, इंडो साइनो वॉर, जिसके अंदर देश में इमरजेंसी भी लगी थी। तो याद करिए हमारे देश में कितनी बार अब तक नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, 3 बार, और उसमें से एक कौन सी वाली थी, तो आपको याद है जब चाइना ने
एग्रेशन दिखाया था। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। और इसी हाँ बस अब अभी के लिए आप इतना याद रखेंगे। और जब नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं तो आपको याद है कि 352 से लेकर 360 आप इसके अंदर कवर करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। अब आते हैं और समझते हैं क्या काम है इस फोर्स का क्या काम है। तो इस फोर्स का काम है इंडियन बॉर्डर्स को संभालना, किसके साथ, नेपाल और भूटान के साथ। और इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलते हैं, नई दिल्ली में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब समझेंगे क्लियर तरीके से और क्या क्या जुड़ सकता है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, याद करिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कितनी फोर्सेज हैं, बच्चा बताना जरा सी कितनी फोर्सेज हैं। 7 फोर्सेज हैं। और मैंने शायद अभी कुछ दिनों पहले हाल ही किसी क्लास में भी लिखवाया था, पर चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर आप समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, असम राइफल्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, असम राइफल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जब भी हम असम राइफल के बारे में बात करते हैं, गौर से सुनेंगे, जब भी हम असम राइफल के बारे में बात करते हैं, इसकी स्थापना 1835 में की गई थी। गौर करो 1835 में तो भारत आजाद भी नहीं हुआ है, हम किसके कब्जे के अंदर है, ब्रिटिशर्स के अंदर है। ठीक है, तो क्या हुआ था कि जो असम का जितना भी असम का उस समय का जो टी प्लांटेशन चल रही थी अंग्रेजों की, उसकी रखवाली के लिए इस तरीके से किसी फोर्स को गठन किया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 1835 में इसका गठन हुआ था। अगर हम बात करें इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखें तो ये ओल्डेस्ट, ध्यान देंगे, ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स हमें देखने को मिलती है। कैसी फोर्स मिलती है, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स हमें देखने को मिलती है। ये क्लियर हो गया आपको। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को सेंटिनल्स, याद रखेंगे, सेंटिनल्स ऑफ हिल पीपल कहा जाता है। क्या कहते हैं, सेंटिनल्स ऑफ हिल पीपल, जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स ऑफ हिल पीपल। क्या कहते हैं इसको, फ्रेंड्स ऑफ हिल पीपल भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसकी ड्यूटी कहां पर है तो गौर करेंगे, इसकी ड्यूटी कहां पर है तो आपने क्लियर रखना है। असम राइफल वालों की ड्यूटी है इंडो, जो म्यांमार वाला बॉर्डर है, और इंडिया और म्यांमार बॉर्डर शेयर करते हैं कितने किलोमीटर, तो 1643 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैंने कितनी फोर्सेस बताई आपको, अब हम 2 पढ़ चुके हैं। एक कौन सी पढ़ चुके हैं तो आप याद रखेंगे, एक हम पढ़ चुके थे असम राइफल, और एक हमने किसके बारे में पढ़ा, सशस्त्र सीमा बल के बारे में। ठीक है, सेकंड थर्ड की बात करते हैं। थर्ड कौन सी आती है, ठीक है, तो थर्ड आती है, अब आप यहाँ पे याद रखेंगे बीएसएफ, जिसे क्या कहते हैं हम, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी कहते हैं। बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या आता है आपके पास, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी तो आप याद रखेंगे 1965, और इसने भी इंडिया के बॉर्डर संभाले हुए हैं, या फिर आप कहेंगे एक लाइन को संभाला हुआ है। लाइन का नाम क्या है, रेड क्लिफ। क्या नाम है इसका, रेड क्लिफ। और रेड क्लिफ लाइन हम किस किस के साथ शेयर करते हैं तो आपको याद होगा, हम शेयर करते हैं किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, याद रखना है। और एक किसके साथ शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, तो एक कौन सा हो गया, पाकिस्तान, और एक आ गया आपके पास बांग्लादेश। और लाइन का नाम क्या है इनके साथ, तो इसकी लाइन का नाम है आपके पास रेड क्लिफ, याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके अलावा 3 हो गई अपने पास। अब 4th वाली के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि कितनी फोर्सेज है टोटल बताना जरा सा, 7 है। 7 आप यहां पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, अब 7 में से कौन कौन सी आती है ये देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ की। और असम राइफल को हमने कंप्लीट कर लिया था, ये 1 मिनट रुकना बेटा। और इसके बाद असम राइफल हो गई अपने पास, बीएसएफ हो गई, सशस्त्र सीमा बल हो गई। 4th की अगर हम बात करें तो आती है आपके पास CISF, जिसका फुल फॉर्म आता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल, ध्यान देना है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसे हम यहां पर कहते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी फोर्स आप इसे लिख लेंगे। ठीक है, जब हम CISF की बात करते हैं, गौर करेंगे CISF बना कब था, 1968 में। ये बॉडी कब बनी थी तो आप याद रखेंगे 1968 में। और गौर रखना ये कहां पर काम आती है, तो इसको सिक्योरिटीज के लिए भी रखा जाता है। सिक्योरिटीज मतलब जो VIP वगैरह की सिक्योरिटीज होती हैं वहां पर आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा आपको याद होगा कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था। ठीक है, जिसने थप्पड़ मारा था वो कौन सी फोर्स थी आपके पास, वो CISF की ही जवान थी। तो गौर करेंगे इनकी ड्यूटीज कहां पर लगती हैं, तो इनकी ड्यूटीज एयरपोर्ट्स पे लगती हैं, सी पोर्ट्स पे लगती हैं, याद रखना है। और उसके अलावा जब न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन होता है, जब कौन सा इंस्टॉलेशन होता है आपके पास, न्यूक्लियर का इंस्टॉलेशन होता है, वहां पर भी आपको क्या देखने को मिलती है, वहां पर भी आपको CISF देखने को मिलती है। ठीक है, उसके अलावा
चार हो गई अपने पास। अब फिफ्थ वाली पे आते हैं, ठीक है। फिफ्थ वाली कौन सी आती है? तो फिफ्थ आपके पास आती है जिसका नाम आता है सीआरपीएफ। तो सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। कौन सी आती है? सीआरपीएफ। सीआरपीएफ तब आती है बेटा जब, क्या बोल सकते हैं आप यहाँ पे, जब इंसर्जेंसी आती है, ठीक है, देश के अंदर, या फिर जब टेररिज्म, ठीक है, जब काउंटर टेररिज्म करना होता है तो कौन उतरती है हमारे पास? तब हमारे पास सीआरपीएफ आती है, ठीक है। सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ का गठन 1939 में किया गया था, ठीक है। क्लियर हो गया? अब देखो कुछ फोर्सेस ऐसी हैं बेटा जो आज़ादी से पहले की हैं, तो बाद में फिर इनको अपना एक्ट वैक्ट देकर बनाया गया है, ठीक है। अगली पे आते हैं। अब अगली कौन सी बच्ची आपके पास? सिक्स्थ वाली हमारे पास आती है आईटीबीपी। कौन सी आती है? आईटीबीपी। और जब भी हम इसको आईटीबीपी बोल रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। क्या नाम है इसका? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और ये कौन सा बॉर्डर संभाल रही है? तो तिब्बत का बॉर्डर। और कब बनी थी? तो 1962। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। कब बनी थी? 1962 में बनी थी। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो लास्ट बचती है वो है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। 84 आपको याद होगा, पर 1986 में इसको यहाँ पर क्या किया गया था? एस्टैब्लिश किया गया था। और ये भी काउंटर टेररिज्म के पर्पस से यूज की जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये था आपके पास पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और इसके साथ क्या क्या ऐड हो सकता था ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा एक नई चीज़ हम और क्या सीख सकते हैं, क्योंकि दो कंट्रीज़ के नाम यहाँ पर आए हुए हैं, और वो दो कंट्रीज़ कौन कौन सी है? गौर करो कौन कौन सी है। एक है नेपाल, और एक कौन सी आती है बच्चे? भूटान आती है, ठीक है। देखो जब भी नेपाल बोलेंगे तो नेपाल के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं 1751 किलोमीटर। कितना किलोमीटर करते हैं? 1751 किलोमीटर। याद रखना है बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करती है? तो यूके मतलब उत्तराखंड आपके पास आ जाएगा, उत्तराखंड के बाद यूपी आ जाएगा, यूपी से आगे आप चलेंगे तो बिहार आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, और उसके अलावा सिक्किम आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी? भूटान की, तो भूटान के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है कितना? 699 किलोमीटर। याद रखना है। और भूटान बिल्कुल सेंटर पे आता है, तो भूटान शेयर करता है किस किस के साथ? तो आप याद रखेंगे असम। असम के बाद अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। याद रखना है असम। असम के बाद कौन सा आ गया? अरुणाचल प्रदेश। और उसके अलावा सिक्किम आप याद रखेंगे, और वेस्ट बंगाल आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? ये आपके पास यहाँ पर निकल कर आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब देखो बेटा, म्यांमार में एक प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है। म्यांमार में पहले म्यांमार की लोकेशन वगैरह देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए गौर करिए, जब आप म्यांमार की बात करते हैं तो ये आपको म्यांमार दिख रहा होगा इस तरीके से, यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, ये म्यांमार हमारे पास आ जाता है। अब म्यांमार को समझिए बच्चे, पहले लोकेशन को समझते हैं फिर आते हैं अपने पास, ठीक है। देखिए म्यांमार की बात करें तो म्यांमार बॉर्डर शेयर कर रहा है किसके साथ? इंडिया के साथ। और अगर आप इस तरफ थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ एक और आ रहा है आपके पास बांग्लादेश के साथ। उसके अलावा अगर आप इधर देखें तो थाईलैंड है, इधर देखें तो आपके पास लाओस आ जाता है, और इधर क्या आ जाता है आपके पास? चाइना। और एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। और याद रखना, अगर आप गौर कर पा रहे हो तो यहाँ पर एक अंडमान सी भी बना हुआ है, ये भी आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। कौन सा सी बना हुआ है यहाँ पर? अंडमान सी भी है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में? इस न्यूज़ के बारे में, और समझते हैं क्या क्या चीज़ें इसके साथ आती हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे कौन कौन से स्टेट इसके साथ टच कर रहे हैं बॉर्डर? तो आप याद रखेंगे, अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश दिखेगा। उसके बाद आपके पास क्या मिलेगा? यहाँ पर नागालैंड आ जाएगा। नागालैंड से आप नीचे चलेंगे तो मणिपुर आ जाएगा, और मणिपुर से भी थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो डैट इज मिजोरम, ठीक है। तो हमारी कौन कौन सी स्टेट इनके साथ बॉर्डर टच करती है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और कितना किलोमीटर है? तो ये शायद पिछले लेक्चर में भी किसी में बताया था, 1643 किलोमीटर हम बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ, ठीक है। चलिए अगर म्यांमार की बात की जाए तो म्यांमार का ही पुराना नाम आता है आपके पास। क्या नाम आता है बेटा इसका? तो आप याद रखेंगे बर्मा इसका नाम आता है, ठीक है। और बर्मा एक लंबे समय तक किसका कब्जे में रहा? तो ब्रिटेन के कब्जे में रहा, और 1948 में इसने भी आज़ादी ली थी किससे?
से, तो आप याद रखेंगे किससे आज़ादी ली है, ब्रिटेन से आज़ादी ली थी। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। अब अगर हम गौर करते हैं, अगर हम यहाँ पर गौर करते हैं, जब हम म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार में भी पार्लियामेंट्री, गौर करना कौन सा वाला, पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। बोलने का मतलब हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यहां पर चलता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको पहले कि इसकी लोकेशन समझो, पहले ये फैक्ट समझो। अब हम न्यूज़ पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, गौर करते हैं। देखिए, जैसे इंडिया में कई सारी पार्टीज हैं, वैसे ही आप याद रखेंगे म्यांमार की भी 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। गौर करना है, क्या नाम है, दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें से एक का नाम है आपके पास नेशनल डेमोक्रेटिक, ध्यान देंगे क्या था इसका नाम, नेशनल डेमोक्रेटिक लीग। आप इसे यहां पर याद रखेंगे, नेशनल डेमोक्रेटिक लीग इसका नाम आ जाए तो मतलब एक पार्टी का नाम हो गया एनडीएल। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक पार्टी का नाम क्या हो गया आपके पास, एनडीएल हो गया। और एक और वहां पर आती है जिसका नाम है आपके पास यूनियन सॉलिडारिटी। गौर करेंगे, यूनियन सॉलिडारिटी। ठीक है, अगर ये करंट अफेयर समझना है ये वाला, तो आपको ये समझना पड़ेगा ठीक है कि किसके बारे में बात हो रही है। तो यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, ये 2 पार्टीज आपको कहां पर देखने को मिलती हैं, तो ये हमें मिलती हैं म्यांमार में। क्लियर हो गया। अब क्या पंगा हुआ बेटा, और फिर ये न्यूज क्या है, फिर इस पे आते हैं। ठीक है, पंगा क्या हुआ बेटा कि अगर हम बात करते हैं 2020 के इलेक्शंस की, जैसे हमारे देश में इलेक्शन होते हैं वैसे वहां पर भी हुए होंगे, तो क्या हुआ वहां पर, जब 2020 के इलेक्शन होते हैं वहां पर, तो वहां पर कौन सी वाली पार्टी जीत जाती है, तो आप याद रखेंगे एनडीएल पार्टी वहां पर जीत जाती है। ठीक है, और एनडीएल पार्टी की जो प्रधानमंत्री बनती हैं, आप याद रखेंगे एनडीएल पार्टी की जो हमारे पास वहां पर क्या बनती हैं, आपके पास प्रधानमंत्री बनती हैं, उनका नाम क्या आता है, तो आप याद रखेंगे उनका नाम लिखा है ऑन्ग सैन सुई क्यू। अब जब याद रखना बड़ा मुश्किल है, पर आप याद रखो ये वहां पर क्या बनती हैं, वहां पे प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आती है, जो दूसरी वाली पार्टी थी, गौर करो दूसरी वाली पार्टी का नाम क्या था, यूनियन सॉलिडारिटी और डेवलपमेंट पार्टी, ये एलिगेशन लगा देती है कि जो एनडीएल के द्वारा किए गए इलेक्शंस हैं उनमें कोई ना कोई धांधली हुई है, उनमें कोई ना कोई फ्रॉड हुआ है। तो पहले उस फ्रॉड को चेक किया जाए और उस फ्रॉड को चेक करने के बाद क्या किया जाए, सब कुछ को ठीक किया जाए। ठीक है, तो वहां पर मिलिट्री कमांड संभालती है, मतलब म्यांमार की मिलिट्री सामने आती है और म्यांमार की मिलिट्री क्या कर देती है, वहां पर पूरे के पूरे उस म्यांमार में क्या लगा देती है, इमरजेंसी लगा देती है। ठीक है, अब वो इमरजेंसी खुली है और अब नई बॉडीज वहां पर अपॉइंट हुई हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। कहता है जो नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी काउंसिल है, कहां का, म्यांमार का, उसने अनाउंस करा है कि नया इंटरिम यूनियन गवर्नमेंट और नेशनल सिक्योरिटी एंड पीस कमीशन बनाया जाएगा, ताकि क्या किया जा सके, टू ओवरसी डिफेंस को भी देखा जाए और क्या मैनेज किया जाए, इलेक्शंस को मैनेज किया जाए। कहता है यू न्याओसा विल लीड द न्यू इंटरिम यूनियन गवर्नमेंट एज 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ म्यांमार। ठीक है, तो ये नाम आपको यहां पर क्लियर रखना पड़ेगा। कहता है सीनियर जनरल मिन उआंग हिलांग, जो भी इनका नाम आता है बेटा, नेशनल सिक्योरिटी और पीस कमीशन को ये लीड करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ आपके पास। और इसके बाद कहता है आपके पास फॉलोइंग दिस अनाउंसमेंट मिलिट्री म्यांमार मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफिशियली कितने सालों की इमरजेंसी तोड़ेगा, तो आप याद रखेंगे 4 सालों की इमरजेंसी यहां पर ये खत्म करेगा और 2025 में क्या करवाए जाएंगे, इलेक्शंस करवाए जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके पास। अब क्या कहता है, डिस्पाइट द अनाउंसमेंट जनरल मिन उआंग हिलांग जो भी हैं वो क्या करेंगे, तब तक एक्टिंग प्रेसिडेंट बने रहेंगे और साथ ही साथ आर्म्ड फोर्सेस के चीफ भी वो बने रहेंगे। कहता है एनएसडीसी हैज आल्सो डिसाइडेड टू रिवोक द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफरिंग सोवेरियन पावर टू द कमांडर इन चीफ इन फरवरी 2021। तो 2021 में भी इसके ऊपर बात हुई थी, पर वो ज्यादा अच्छे से चल नहीं पाई। म्यांमार की जो मिलिट्री है उसने क्या करा था, उसने भी सेम एलिगेशंस लगाए थे किसके ऊपर, 2020 के जो इलेक्शन हुए थे उसके ऊपर। ठीक है, अब क्या सच है क्या झूठ है हमें इतना नहीं जानना है, हमें क्या सीखना है वहां पर कि इलेक्शन कब होने वाले हैं और कौन क्या अपॉइंट हुआ है। ठीक है, कहता है इसकी मेन कैपिटल क्या आती है, नाइपाई दो, और करेंसी क्या आती है आपके पास, म्यांमार क्यात। ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अगला देखिए।
देखिए समझिएगा, ठीक है, इसको भी पहले इसका बेस समझ लेते हैं फिर इस पे आते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस हैं, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था हमारे पास कितनी आर्म्ड फोर्सेस हैं, बताओ जरा सा। वैसे तो 3 मेजर हैं, कौन कौन सी हैं वो आर्म्ड फोर्सेस, तीनों में से बताओ जरा सा। सबसे पहली आती है, सबको पता है क्या नाम आता है पहली वाली का नाम आता है इंडियन आर्मी, आप सबको पता है, ठीक है। सेकेंड कौन सी आती है, इंडियन नेवी, आप याद रखेंगे। और इंडियन नेवी के बाद जो तीसरी आ जाती है दैट इज इंडियन एयरफोर्स, आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये 3 फोर्सेस हो गई अपने पास। अब गौर करो बच्चा, इनकी भी तो कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला होगा ना, इनको भी तो देखरेख करने वाला होगा। जो इनको देखरेख करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं बच्चे, चीफ कहते हैं। जैसे आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ और किसके चीफ आगे, इंडियन एयरफोर्स के चीफ आगे, ये क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें, अब चीफ तो वही है अभी भी जो पहले से अपॉइंटेड है, बट अब इनकी मतलब इनके साथ साथ कौन अपॉइंट हो रहे हैं यहां पर, तो आप याद रखेंगे वाइस चीफ्स यहां पर अपॉइंट किए जा रहे हैं, ठीक है। किस किस के, एयरफोर्स के तो ऑलरेडी हैं, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के चीफ को यहां पर अपॉइंट किया गया है, ठीक है। आइए बात करते हैं। कहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पिंदर सिंह जो कि जर्नल ऑफिसर हैं ऑफ पैराशूट रेजिमेंट हैज ऑफिशियली एज्यूम्ड चार्ज एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है। तो याद रखेंगे आप यहां पर इस तरीके से इनको अपॉइंट किया गया है। कहता है ये किसको सक्सीड करने जा रहे हैं, तो जनरल NS राजा सुब्रमण्य को ये सक्सीड करने जा रहे हैं। उसके अलावा जो वाइस एडमायरल है संजय बत्सियान, वो यहां पर क्या करेंगे, 47th चीफ बनेंगे किसके, इंडियन नेवी के, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इंडियन नेवी के कौन चीफ बनेंगे, तो आप याद रखेंगे वो कौन बनेंगे आपके पास, तो नाम आएगा आपके पास यहां पर किसका, तो नाम आपके पास आएगा यहां पर एक मिनट, किसका नाम आएगा आपके पास यहाँ पर, एडमायरल संजय बत्सियान का, ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर हम बात करें ये 47th अपॉइंट हो रहे हैं, पर इंडियन आर्मी के ये कौन अपॉइंट हो रहे हैं, तो आप याद रखेंगे 48th है। आर्मी के चीफ का नाम क्या है, तो आप सबको पता है उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। और इनके जो एडमायरल हैं उनका नाम क्या है, नेवी के मतलब दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये आपको पिछले भी किसी लेक्चर में मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। दिनेश कुमार त्रिपाठी उनका नाम निकल कर यहाँ पर आता है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आर्मी डे कब मनाते हैं, सबको पता है 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे, और 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाले करंट अफेयर पे आते हैं। देखिए आपको याद होगा, अगर चलिए पहले इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। कहता है डॉक्टर ए राजा राजन जो कि डायरेक्टर हैं किसके, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के, अब ये चार्ज संभालेंगे एज ए डायरेक्टर किसका, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, ये जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है इसके हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप याद रखेंगे तिरुवनंतपुरम केरला में हमें देखने को मिलते हैं। किसको सक्सीड कर रहे हैं, इतना काम का नहीं है, बस आपको यहां नाम याद रखना पड़ेगा, राजराजन, ठीक है। जब हम किसकी बात करते हैं बेटा, जब हम विक्रम साराभाई की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, यहां पर मैं आपको जोड़ के बताती हूं, अगर आपको याद होगा तो मैंने क्लासेस में भी शायद बताया होगा। गौर करते हैं, विक्रम साराभाई की बात करते हैं, ठीक है। अब विक्रम साराभाई को समझने के लिए थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा, मॉडर्न हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, ठीक है। गौर करिए, आपको याद होगा गांधी वापस आते हैं इंडिया से, साउथ अफ्रीका से कब, 9 जनवरी 1915 को वो वापस आते हैं। वापस आने के बाद भारत की पॉलिटिक्स को हाथ तक नहीं लगाते हैं, और उसके बाद वो लीड करते हैं कौन से वाले मूवमेंट्स को, रीजनल मूवमेंट्स को, जो कि आप सबने सुने हुए हैं। रीजनल मूवमेंट कौन कौन से आते हैं याद करो, इसे याद करने का नमोनिक आपको बताया हुआ है क्लासेस में, के का आप यहां पर याद रखेंगे। सी से कौन सा सत्याग्रह होगा, चंपारण याद करेंगे, ठीक है। ए से कौन सा होगा, अहमदाबाद, कौन सा होगा यहां पर, अहमदाबाद। और उसके अलावा के से कौन सा होगा, खेड़ा, ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे। और ये जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, गौर करेंगे, इसके मतलब अहमदाबाद में जो हुआ था उसके उस मिल के ओनर कौन थे, तो याद रखना है आपने, अंबालाल
अंबालाल साराभाई। क्या नाम था इनका? अंबालाल साराभाई। और इन्हीं अंबालाल साराभाई का बेटा है कौन? तो आप याद रखेंगे विक्रम साराभाई। ठीक है। 9 जनवरी 1915 को गांधी साउथ अफ्रीका से आते हैं। 1916 तक तो वो भारत की पॉलिटिक्स को हाथ तक नहीं लगाते हैं। ठीक है। और 1917-18 से मतलब 17 से वो एक्टिव हो जाते हैं। 17 में वो चंपारण लीड करते हैं। ठीक है। 18 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, MILL मिल स्ट्राइक होती है। और खेड़ा भी कब हुआ था? 1918 में, याद रखना है। तो इस अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के जो मिल ओनर थे उनका नाम क्या था? अंबालाल साराभाई। और अंबालाल साराभाई के ही बेटे हैं कौन आपके पास यहाँ पर? तो आप याद रखेंगे विक्रम साराभाई। ठीक है। अब देखिए, ये हो गया क्वेश्चन अपने पास। अब गौर करते हैं अगला वाला। विक्रम साराभाई की जब भी हम बात करेंगे, इन्हें कहा जाता है बच्चे फादर ऑफ इंडियन रिसर्च, इंडियन स्पेस प्रोग्राम। क्या कहते हैं इनको? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ये क्वेश्चन आया था तो ध्यान रखना है आपने। मुझे याद नहीं आ रहा किस पेपर में था, पर ये क्वेश्चन था तो आप यहाँ पर इसे क्लियर रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। और कहता है अगर हम स्पेस सेंटर की बात करें जिसका नाम क्या आता है बेटा हमारे पास? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जिसका नाम आता है, आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एक रिसर्च सेंटर है और एक उसके अलावा आप इसको डेवलपमेंट सेंटर भी कह सकते हैं, जो किसके अंडर काम करता है और किसके लिए काम करता है? तो आप याद रखेंगे इसरो के लिए काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला सेक्शन कौन सा आता है अब आपके पास यहाँ पे? नेशनल। और इसको पढ़ते हुए भी आगे खत्म करते हैं इसको। ठीक है, देखिए क्या हुआ था। अब इस न्यूज को समझने से पहले थोड़े से इसके बेसिक समझो। ठीक है, न्यूज क्या कहती है समझो जरा सा। क्या हुआ था बेटा, अभी कुछ टाइम पहले आप सबको पता होगा कि फरवरी 2025-26 का जो भी बजट आया था, फरवरी 2025-26 का एक बजट पेश किया गया। और इस बजट में बोला गया था, ध्यान से सुनना, 2025-26 का एक बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा। इसमें बोला गया कि हम फाइनेंशियली मतलब कुछ पैसा एलोकेट करते हैं किसके लिए? मनुस्क्रिप्ट इनिशिएटिव के लिए। किसके लिए करते हैं? मनुस्क्रिप्ट इनिशिएटिव के लिए। हम यहाँ पर कितने रुपए देंगे? तो पहले कितना था? 3.5 करोड़। अब कितना दे दिया गया यहाँ पर? 60 करोड़। ठीक है, अब समझो और इसको क्लियर रखो कि किसकी बात हो रही है। तो एक्चुअली में बच्चा मनुस्क्रिप्ट की जब हम बात करते हैं तो ऐसा आप कह सकते हैं, स्क्रिप्ट का मतलब क्या हो गया? कुछ लिखा हुआ हो गया। और मनु का मतलब, अब हिंदू माइथोलॉजी में तो मनु एक माइथोलॉजिकल एक कह सकते हैं आप एक पात्र है। ठीक है, बट अगर हम लैटिन भाषा में समझे, मनु का मतलब होता है हैंड से कुछ लिखा गया। तो हाथ से जब कुछ लिखा जाता है, ठीक है, और हाथ से, अब गौर करो, पहले पेपर तो नहीं होते थे, तो पहले लोग कहाँ कहाँ लिख दिया करते थे? पत्तों पे लिखते थे, कपड़ों पे लिखते थे। उसके अलावा जो छाल होती थी, जो पेड़ों की शालें होती थी, उस पे लिख दिया करते थे। उसके अलावा कॉपर पे लिख देते थे, अलग अलग जगहों पे क्या कर देते थे? लिख दिया करते थे। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? मनुस्क्रिप्ट कहा जाता है। तो गौर करते हैं और समझते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है 124th एपिसोड चल रहा था किसका? मन की बात, जो कि रेडियो शो है, याद रखना है आपने, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस करा कि ज्ञान भारतम मिशन, जो कि एक इनिशिएटिव है, क्या किया जाए? जितने भी मनुस्क्रिप्ट हैं जो किसी भी हार्ड सरफेस में कैसे भी लिखे गए हैं, अब उनको प्रिजर्व करने का टाइम आ चुका है। क्यों? क्योंकि लोग धीरे धीरे कर इन सब चीज़ों को भूल जाएंगे। तो भारतीय इतिहास के साथ लोगों की कनेक्टिविटी बनी रहे, और इसके लिए इसको यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, तो कहता है दिस इनिशिएटिव एम्स टू सर्वे, डॉक्यूमेंट एंड कंजर्व ओवर 1 करोड़ मनुस्क्रिप्ट हेल्ड बाय एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, म्यूजियम, लाइब्रेरी, प्राइवेट कलेक्टर, कहीं पे भी हो। हम इसको क्या करेंगे? हम इसको डिजिटलाइज करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। कहता है GBM हैज बीन लॉन्च्ड एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो पहला तो आपको याद ही रखना है कि स्कीम किसकी है? ये है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, क्या ये पहली बार हो रहा है जब हम ऐसे मनुस्क्रिप्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इससे पहले था हमारे पास नेशनल, गौर करेंगे, जिसका नाम था नेशनल मनुस्क्रिप्ट मिशन। क्या नाम था इसका? नेशनल मनुस्क्रिप्ट मिशन था। अब कह सकते हैं बेटा ये थोड़े सरकारें अलग अलग तरीके से चलाती रहती हैं स्कीम्स को, तो कोई भारी बात नहीं है। पहली वाली का नाम क्या था? नेशनल, आप याद रखेंगे, नेशनल मिशन फॉर मनुस्क्रिप्ट कह सकते हैं, या नेशनल मनुस्क्रिप्ट मिशन भी आप इसे यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, ये कब लॉन्च हुआ था बेटा? तो आप याद रखेंगे सन
2003 में इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। लॉन्च करने वाली कौन थी, तो आप याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको क्या करा था, लॉन्च करा था, याद रखना है आपने। और एक बात और क्लियर रखनी है, ये किसके अंदर काम कर रहा था, ये जो नेशनल मनुस्क्रिप्ट मिशन है या नेशनल मिशन फॉर मनुस्क्रिप्ट है, ये किसके अंदर काम कर रहा था, तो आप याद रखेंगे इंदिरा गांधी, ध्यान देना है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स इसके अंदर काम कर रहा था। ठीक है, क्लियर है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सबसे पहले था इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, फिर इसी के अंदर क्या बनाया गया, नेशनल मिशन फॉर मनुस्क्रिप्ट, या जैसा भी आप लिखना चाहें इसे नेशनल मिशन फॉर मनुस्क्रिप्ट भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे मनुस्क्रिप्ट। और उसके बाद अब मोदी सरकार ने क्या कर दिया इसको, अब इसका नाम दे दिया आपके पास कौन सा वाला यहाँ पर, ज्ञान भारतम मिशन। क्लियर हो गया। अब क्या नाम आ गया इसका आपके पास यहाँ पे, ज्ञान भारतम मिशन इसका नाम आ चुका है। ठीक है, और एक बात और याद रखना है, ये जो इंदिरा गांधी वाला पॉइंट है ये कब स्टैब्लिश हुई थी, तो आप याद रखेंगे 1987 की बात यहाँ पर बोली जा रही है। ठीक है, तो मनुस्क्रिप्ट आप सबको बता दिया, हैंड रिटन कंपोजिशन है ये, जो कि पेपर, बार्क मैंने बताया, पेड़ों की छाल हो गई, क्लोथ हो गया, कोई मेटल हो गया, पाम का पत्ता हो गया। और ये भी होना चाहिए बेटा, ऐसे नहीं कि कल ही लिख कर ले आए, नहीं, ये कितने साल लगभग पुराना होना चाहिए, 75 साल तक ये क्या होना चाहिए यहाँ पर, पुराना होना चाहिए। ठीक है, और ये आप यहाँ पर क्लियर समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक इंस्क्रिप्शन है बच्चे जिसका नाम है बख्शाली, क्या नाम आता है इसका, बख्शाली इंस्क्रिप्शन, आई एम सो सॉरी, बख्शाली मनुस्क्रिप्ट की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो बख्शाली जो मनुस्क्रिप्ट है बच्चा, गौर करना, जो बख्शाली मनुस्क्रिप्ट है वो लिखा गया है 3rd और 4th सेंचुरी का जो BCE है, याद रखो BCE कौन सा वाला है, बिफोर कॉमन एरा। ये हमें किसके बारे में बताता है, ये मनुस्क्रिप्ट किसके बारे में बताता है, मैथमेटिक्स के बारे में। हमारा दिमाग यहाँ पर पूरा का पूरा खोलता है और मैथमेटिक्स के बारे में हमें समझाता है। क्लियर हो गया। तो ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और याद रखना है ये भी किस में लिखा गया है, जो पेड़ की छाल होती है उसके ऊपर ये लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला, अगला आता है नालसा। पहले नालसा को समझते हैं फिर न्यूज़ को समझते हैं। ठीक है, आइए गौर करते हैं। गौर करना, जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, सॉरी जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी के साथ आप DPSP ज़रूर पढ़ते हैं। ठीक है, DPSP जब हम पढ़ते हैं तो DPSP के अंदर एक आर्टिकल आता है जिसका नाम है आर्टिकल 39A। आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, क्या नाम है इसका, आर्टिकल नंबर 39A। अगर A है तो किसी अमेंडमेंट से जोड़ा गया होगा, और अमेंडमेंट का नाम है 42nd अमेंडमेंट 1976। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, 19, आई एम सो सॉरी गलत हो गया सारा, रुकना, 42nd अमेंडमेंट 1976 से इसको ऐड किया गया था। ठीक है, क्या काम है नालसा का, तो नालसा का काम है क्या प्रोवाइड करना, आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे आप किन किन मैटर्स में, फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया, लैंड मैटर हो गया, कोई डोमेस्टिक केस हो गया, इनको यहाँ पर सॉल्व कराने का काम कौन करता है, नालसा करता है। नालसा का फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, और इस नालसा की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में हुई थी, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, ये एक्चुअली में उस वर्ग की मदद करता है, ऐसा वर्ग जिसमें बच्चे भी आ सकते हैं, उसके अलावा औरतें आ सकती हैं, लेबरर्स आ सकते हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं आप कि समाज के पिछड़े हुए लोग आप यहाँ पर कह सकते हैं, या फिर जिनको जानबूझकर पिछड़ा बनाया गया है आप उनको यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। और वो क्या करते हैं बेटा, उनके लिए, मतलब उनके लिए अगर मान लेते हैं अगर मेरा आपका डिस्प्यूट हो जाए तो शायद हम लॉयर हायर करने की पावर रखते होंगे, बट जो बेचारे गरीब हैं, जो वर्कर्स हैं, वो तो नहीं करते हैं, तो उनके लिए कौन लड़ता है यहाँ पर, तो उनको सब कुछ फ्री लीगल एड कौन प्रोवाइड करता है, नालसा करता है। ये क्लियर हो गया। पहले नालसा आपको समझ में आना चाहिए, और नालसा कब बना था, 1995। ठीक है, चलिए अब नालसा को जोड़ते हैं करंट अफेयर के साथ। गौर करना, नालसा के अंदर बेटा एक छोटा सा चेंज, छोटा भी नहीं कहेंगे इसको, खैर बड़ा चेंज ही कहेंगे। अब बड़ा चेंज ये कहता है बेटा, आप सबको पता है कि हमारी सेवा करने के लिए हमारी आर्मी कहाँ पर तैनात है, हम सबको पता है बॉर्डर्स पे तैनात है। अगर वो बेचारे बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे हैं तो क्या उनके घर में कोई झगड़े नहीं होते हैं, होते होंगे, बिल्कुल ही ठीक है। उनके घर में भी कोई बॉर्डर उनके घर में भी कोई ना कोई लैंड बाउंड्री
का क्या होता होगा, डिस्प्यूट होता होगा, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता होगा। अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट होता होगा तो भाई उनको भी तो ड्यूटी छोड़कर आना पड़ता होगा। पर एक चीज़ सोचो, ड्यूटी छोड़ने वाला आपको इतनी जल्दी रिलीज थोड़ी कर देगा। ये थोड़ी बोलेगा कोई बात नहीं आप छुट्टी ले लो और जाओ भाई अपने पहले प्रॉपर्टी का मैटर सॉल्व करके आओ। यहाँ नेशनल इंपॉर्टेंस पड़ा हुआ है और वहां पर क्या है कि अपनी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है। तो नालसा ने कहा है, नालसा क्या कह रहा है, अब नालसा कह रहा है, नालसा ने कोलैबोरेट करा हाई कोर्ट, किसकी हाई कोर्ट के साथ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के साथ। यहां पर उसने क्या करा, कोलैबोरेट करा और कहा, लॉन्च करा वहां पर वीर परिवार सहायता 2025 को। मतलब अब जो अपने पास आर्मी के भी लोग हैं, बोलने का मतलब है जो हमारी जो ये नालसा है, अब ये नालसा फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगा किसको, जो आर्मी के पर्सोनल हैं, एक्स सर्विसमैन हैं और उनकी फैमिलीज को मदद करने का काम कौन करेगा, तो आप याद रखेंगे मदद करने का काम करेगा नालसा। क्लियर हो गया होगा शायद आप सबको, ठीक है। तो नालसा, अब यहां से देखो जहां से मैंने लाइन को छोड़ा था यहां पर आपके पास, ठीक है, गौर करते हैं। अब कहता है विच आर ऑफन लेफ्ट अनरिजॉल्व ड्यू टू सोल्जर्स एब्सेंस इन केसेस, ठीक है। तो नालसा इन सब मैटर पे क्या करेगा, अब यहां पर चीजों को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कहता है वेयर दे आर एम्प्लॉयड इन द आइसोलेटेड एरियाज और रीजन लाइक जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। चलो बाकी जगहों से तो आ भी सकते हैं, यहां से तो आना बहुत मुश्किल है। कहता है इस स्कीम को किसने लॉन्च करा है, तो जस्टिस सूर्यकांत, ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे, जो कि कौन है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है किसके, नालसा के, ये आपने यहां पर याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास यहां पर। चलिए ये हो गया अपने पास एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला यहाँ पर करंट अफेयर देखते हैं। अच्छा एक और बात है ना, अभी तक तो हमने क्या बोला, यहाँ पे आर्मी पर्सोनल्स की बात हो रही है, धीरे धीरे करके इसी नालसा वाले प्रावधान को और आगे ले जाया जाएगा। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इन सब के लिए भी इसको, इस फैसिलिटी को लाने की बात की जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर समझते हैं किसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है। आइए अगला आता है हमारे पास, यहाँ पे समझते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, समझिए। कहता है अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025, ठीक है, गौर करते हैं। कहता है जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, जिनका नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने क्या करा है, इनॉग्रेट करा है, किसको बच्चे, अखिल भारतीय शिक्षा समागम, एक मीटिंग कह सकते हैं आप यहाँ पर, जो कि नई दिल्ली में हुई है। और क्यों हुई है, क्योंकि किसको याद किया जा रहा है, 5 साल कंप्लीट हो गए हैं किसके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, ठीक है। चलिए तो जब भी हम भारत की बात करेंगे 3 एजुकेशन पॉलिसीज आ चुकी हैं, ये वाली जो 3rd हो गई, और इसके चीफ कौन थे या फिर इसे लाने वाले कौन थे, डॉक्टर कस्तूरी रंगन, ठीक है, कस्तूरी रंगन। आप मुझे बताएंगे कस्तूरी रंगन की डेथ अभी कुछ टाइम पहले हुई थी, हमने किसी करंट अफेयर में पढ़ा था, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हो गई आपके पास एक और। इसके अलावा एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1968 सबसे पहली वाली, जो कि किसके अंडर आई थी, तो आप याद रखेंगे कोठारी कमीशन के अंदर इसको लाया गया था। क्लियर हो गया। और तीसरी वाली जो आती है वो कब की है बेटा, तो वो है 1986 की, ठीक है। तो ये 3rd है, ये 1st है आपके पास, और ये कौन सी वाली आती है, 2nd आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखिए कहता है कि इनिशिएटिव लेड बाय, ठीक है। अब ये DOSEL है क्या, तो आप याद रखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल लर्निंग, आप इसे यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लर्निंग, आप इसे यहाँ पर याद रखेंगे। स्कूल लर्निंग नहीं, लिटरेसी होगा, सॉरी, स्कूल लर्निंग, स्कूल एंड लिटरेसी आप इसे काउंट करेंगे, ठीक है। अब क्या लॉन्च किया गया, तारा ऐप लाया गया। कहता है ये जो वेब पोर्टल है इज डिजाइन टू इनेबल डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग इन एजुकेशन गवर्नेंस बाय प्रोवाइडिंग रोबस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एग्जामिनिंग एंड, और क्या लिखा है, इंप्रूविंग रीडिंग फ्लुएंसी अमंग द स्टूडेंट्स, तीसरी से लेकर 8वीं तक, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, तारा ऐप क्या मदद करेगी, बच्चों की मदद करेगी, उनकी मतलब पढ़ने की जो क्षमता है, उनकी रीडिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, और उसके साथ साथ एग्जामिन करने के लिए उसको, ठीक है। क्लियर हो गया तारा वाला। सेकंड क्या कहता है इसके बाद का, माय करियर एडवाइजर ऐप, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टूडेंट सेंट्रिक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जिसमें स्टूडेंट अपने करियर को लेकर एक डिसीजन बना पाएगा, ठीक है। उसके बाद है स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग, याद रखना है 2025-26। इस फीचर की अगर हम बात करें तो इसको 5 स्टार रेटिंग सिस्टम एक्सेसिंग भी कहा जाएगा, जिसके अंदर 60 इंडिकेटर होंगे और 6 कैटेगरी होंगी। उस कैटेगरी के अंदर वाटर,
टॉयलेट, हैंड वॉशिंग विथ सोप, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, बिहेवियर चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब कुछ उसके अंदर कवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा स्टैटिक सीखते हैं इसके साथ का। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं आज किसके बारे में, एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बहुत टाइम से इसके बारे में बात नहीं हुई है और कोई क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर कवर नहीं किया है। ठीक है, आइए, जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं, गौर करना, एजुकेशन पहले किस लिस्ट के अंदर आता था, तो आप याद रखेंगे स्टेट लिस्ट के अंदर आता था। और स्टेट लिस्ट कहां पर मेंशन्ड है, याद करो, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा वाला शेड्यूल है, जो 7th शेड्यूल है, उसके अंदर यहां पर मेंशन्ड है। ठीक है, कहता है इसको स्टेट लिस्ट से क्या बना दिया गया था, तो आप याद रखेंगे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डाल दिया गया। पर डालने के लिए भाई क्या चाहिए होगा, यहाँ पर कोई अमेंडमेंट लगा होगा, तो आप याद रखेंगे 42nd अमेंडमेंट 1976 इसके पीछे लगा था। ठीक है, और 42nd अमेंडमेंट 1976 को ही कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इस अमेंडमेंट को क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अब एजुकेशन कौन सी लिस्ट के अंदर आता है, तो आप याद रखेंगे कॉन्करेंट। और कॉन्करेंट, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट किसके अंदर मेंशन्ड है, तो शेड्यूल नंबर 7 के अंदर आपके पास ये मेंशन्ड है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर हम डीपीएसपी की बात करते हैं, इसके अलावा हम डीपीएसपी जो कि पॉलिटी का पार्ट नंबर 4 आपके पास आता है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 जिसके अंदर कवर होता है, इसके अंदर एक आर्टिकल है जिस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल नंबर 45, जो कि एजुकेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो कि अर्लियर जो चाइल्डहुड केयर है उसके बारे में यहाँ पर बात करता है। ठीक है, मतलब अर्ली एजुकेशन के बारे में यहाँ पर बात करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर गौर करना, एक आर्टिकल ऐड हुआ था, डेट इज आर्टिकल नंबर 21A। क्या नाम है इसका, आर्टिकल नंबर 21A। कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुआ होगा, तो 86th अमेंडमेंट 2002 से इसको क्या किया गया था, इस अमेंडमेंट को, इस आर्टिकल को इंसर्ट किया गया था, आपने याद रखना है। ठीक है, और फिर इसी के अंदर बनता है आपके पास आरटीई। आरटीई का मतलब राइट टू एजुकेशन, जो कि कब आया था, 2019 में। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये भी आप इसके साथ यहां पर जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपके पास इंडिया का पहला ग्रास लैंड कह सकते हैं बर्ड सेंसस। ठीक है, गौर करना। ठीक है, आप सबको पता है हमारे पास एक स्टेट है, स्टेट का नाम है असम। असम में एक नेशनल पार्क है, अगर आपको याद होगा, जिस नेशनल पार्क का नाम आपके पास क्या आता है, काजीरंगा। क्या नाम आता है इसका, काजीरंगा। काजीरंगा बिल्कुल किसके बगल में है, तो आप याद रखेंगे जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा के बगल में ही है कौन सा वाला आपके पास नेशनल पार्क, दैट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। क्लियर हो गया आपके पास। अब क्या हुआ बेटा, इस नेशनल पार्क में बहुत सारे ग्रासलैंड्स हैं। क्या मतलब हुआ ग्रासलैंड्स का, मतलब चलने फिरने वाली जगह कह सकते हैं, जहां पर बहुत सारी बर्ड्स यहां पर देखी जाती हैं। तो क्या हुआ और क्या न्यूज़ है, इसके बारे में समझते हैं। कहता है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है, उसने इंडिया का पहला ग्रासलैंड, गौर करना, ग्रासलैंड बर्ड सेंसस को यहां पर पेश करा, जो कि कहां पर हुआ था, काजीरंगा। और काजीरंगा कहां पर आता है बच्चे, तो आप याद रखेंगे असम में हमें देखने को मिलता है। और कौन सी नदी के पास है, तो नदी का नाम क्या टिक करेंगे आप, ब्रह्मपुत्रा, याद रखना है। ठीक है, कहता है ये जो सेंसस है ये 18 मार्च से लेकर 25 मई तक करवाया गया, और इसमें एक टेक्नोलॉजी देखी गई, टेक्नोलॉजी को यूज किया गया जिसका नाम है अकॉस्टिक। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। अकॉस्टिक का मतलब हो गया बेटा, मतलब जैसे देखो वाइब्रेशन वगैरह, अगर मान लो कोई कह लो आप कोई टेक्नोलॉजी यूज होगी तो उसमें कोई ना कोई वाइब्रेशन कुछ ना कुछ तो होएगा, ऐसा कुछ नहीं था इस टेक्नोलॉजी के अंदर। इसमें क्या किया गया, मेन इसमें जो साउंड और जो वॉइस है किसकी बेटा, बर्ड्स की,
उनको डिटेक्ट किया गया है। ठीक है, गौर करेंगे जो किसकी आवाज़ होती है, बर्ड्स की जो साउंड और वॉइसेज है उनकी, उनको क्या किया, उनको डिटेक्ट किया गया इस टेक्नोलॉजी से, और फिर उनको यहाँ पर क्या किया गया, मॉनिटर किया गया। ठीक है, अब ये सर्वे बताता है कि क्या कहता है कि टोटल कितनी यहाँ पर ग्रासलैंड स्पीसीज मिली है हमें, 43 मिली है, जिसमें से एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब खत्म होने की कगार पे ही है, दो एंडेंजर्ड हैं और 6 वल्नरेबल हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग हुआ है सब कुछ, IUCN के अकॉर्डिंग, इंडियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर। ठीक है, कहता है रेड लिस्ट अक्रॉस द काजीरंगा नेशनल पार्क इन 3 वाइल्ड लाइफ डिविजन्स। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, कहाँ पर हुआ है ये, तो आप याद रखेंगे असम में इसको यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, अच्छा एक और चीज समझना बेटा। ठीक है, अगर मान लेते हैं, अगर हम इस ग्रासलैंड बर्ड्स की बात करते हैं, इनको क्या कहा जाता है, ग्रासलैंड बर्ड्स को, इनको बायो इंडिकेटर्स भी कहा जाता है। गौर करना, बायो इंडिकेटर्स मतलब कि आप ऐसा समझो कि ये किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती रहती है, ये हमें बताती रहती हैं किसके बारे में, एनक्रोचमेंट के बारे में, क्या कोई बाहरी कोई चीज़ तो नहीं आ रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये हमें ये भी बताती हैं कि क्लाइमेट के अंदर कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये इंफॉर्मेशन भी हमें कौन देती हैं, तो आप याद रखेंगे ये कौन देती है हमें, ग्रासलैंड बर्ड्स देती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, वो टेक्नोलॉजी तो आपको याद होगी, उस टेक्नोलॉजी के साथ एक और AI टूल डाला गया था जिसका नाम क्या है, बर्ड नेट की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो AI टूल का नाम क्या आता है आपके पास, बर्ड नेट आता है, याद रखना है। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया ऑस्ट्रिक मॉनिटरिंग लोकेशन वाला। ठीक है, अगर अगली हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम किसके बारे में बात करें, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं, तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक और चीज के लिए फेमस है, आपको याद होगा, 1 हॉर्न्ड जो राइनोसेरस होता है अपने पास। ठीक है, याद रखना है, राइनो वो भी हमें कहाँ पर मिलता है, तो आप याद रखेंगे वो भी हमें असम में देखने को मिलता है। ठीक है, असम की अगर हम बात करें तो असम की कैपिटल क्या आती है हमारे पास, असम की कैपिटल आप याद रखेंगे क्या आती है, दिसपुर। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। और कब बना था ये, तो आप याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। किसका गठन, असम का गठन यहाँ पर किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला देखते हैं। ठीक है, अगली कौन सी आती है अब आपके पास यहाँ पे, इंटरनेशनल। ठीक है, अब इंटरनेशनल के अंदर पहली न्यूज कौन सी है, याद करो, प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया गया था किसके द्वारा, मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। याद करो, अभी सॉरी प्रेसिडेंट के द्वारा। मालदीव्स के प्रेसिडेंट का नाम क्या था, मुइज़ो। ये मैंने आपको बताया था, याद करो, एक पेड़ माँ के नाम, जब यूके भी गए थे और कहाँ गए थे, मालदीव्स, पिछले करंट अफेयर में आपको कराया गया था। ठीक है, तो कहता है कि अगर याद करें हम यहाँ पे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की ऑफिशियल विजिट के लिए कहां पर गए थे, मालदीव्स गए थे। और जब वो मालदीव्स गए थे, तो आपको याद रखना यहाँ पर, जब वो मालदीव्स गए थे, तो मालदीव्स जब गए थे तो उनका 60th इंडिपेंडेंस डे यहाँ पर चल रहा था। और कहता है इनके साथ साथ वहां पर उनको, देखो अब गौर करो, देश में जा रहे हैं, वैसे तो मालदीव्स ने पहले बायकॉट इंडिया करके एक इनिशिएटिव चला रखा था, अगर आपको याद होगा। ठीक है, और यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, तो पहले तो यही सब चलता रहा, बट अब आप सबको पता है हमारे मालदीव्स के साथ थोड़े रिलेशन ठीक हो गए हैं, तो यहाँ पर गए हुए थे। ठीक है, उसके साथ साथ कहता है फर्स्ट टाइम बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हेल्ड अ रिपब्लिक स्क्वायर इन मेल एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर। ठीक है, तो ये उनको इस तरीके से कह सकते हैं, अटेंड किया गया वहां पर। उसके अलावा इंडिया और मालदीव्स का डिप्लोमेटिक रिलेशन कब से सेटअप हो रखा है, 1965 से। और इसके साथ एक हाई खोलू कुछ होता होगा, इस तरीके से कह सकते हैं आप, सिंबल है किसका, हॉस्पिटैलिटी का, ये भी दिया गया किसको, यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये मैं पहले भी करवा चुकी थी आपको, मैंने पिछली बार भी करवाया था शायद आपको। ठीक है, इसके साथ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम मालदीव्स की बात करते हैं तो कैपिटल तो आपको क्लियर होगी, माले इसकी कैपिटल आ गई आपके पास। ठीक है, और अगर हम बात करें ठीक मालदीव्स के ऊपर, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये अरेबियन सी हो गया, इसके ऊपर चलते हैं तो हमारा कौन सा वाला वो आता है, यूटी आती है, दैट इज लक्षद्वीप। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, अच्छा, कौन सा डिग्री चैनल है जो क्या करता है, मालदीव्स और किसको सेपरेट करता है, लक्षद्वीप को, आप मुझे बताएंगे। मैंने पिछली करंट अफेयर में आपको यहाँ पर करवाया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। ठीक है, आइए अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर।
रिपोर्ट आई है, ठीक है। रिपोर्ट का नाम है, यूनाइटेड नेशन ने रिलीज करी है अपनी रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी। जब हम फूड सिक्योरिटी बोलते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर कौन सा वाला, जो 2 है, किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है जीरो हंगर के बारे में, यहां पर बात करता है। किसके बारे में बात करता है? जीरो हंगर के बारे में बात करता है। कहता है यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट को पेश करा जिसका नाम था फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। अब ये क्या कह रहा है? एड्रेसिंग, अब पूरी रिपोर्ट का नाम तो ये आप पढ़ लेंगे, इसके साथ का पूरी रिपोर्ट का नाम क्या है और ये कहां पर हुआ है, तो आप याद रखेंगे अदीस अबाबा। कहां पर? इथोपिया में। अब क्या हमें याद करना है, ये सीखो। हमें याद करना है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 8.2% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, जिसको आप कह लेंगे 673 मिलियन इंडिविजुअल, किससे इफेक्ट हुए थे 2024 में? हंगर से इफेक्ट हुए थे। और किसके कंपैरेटिव? तो 8.5% 2023 और 8.7, तो आप कहेंगे कुछ परसेंट ही, चलो कुछ भी कम हुआ पर हुआ, है ना। कहता है इस रिपोर्ट को जब पेश करते हैं तो 5 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज लगती हैं, जिसमें FAO और उसके अलावा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनिसेफ आ जाता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आ जाता है और WHO भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कहता है यहाँ पर? अब कहता है जो एशियन रीजन है वहाँ पर क्या मिला है हमें? थोड़ा बहुत डिक्रीज मिला है, ये देख लेंगे कितना परसेंट है। कहता है द रिपोर्ट ऑल्सो रिवील दैट 18.7% ऑफ ओवर 21 मिलियन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, किसके अंदर, जो कि जिनकी उम्र कितनी है अभी? 5 साल, वो क्या सफर कर रहे हैं बेटा? किससे सफर कर रहे हैं? तो आप याद रखेंगे सफर्ड फ्रॉम वेस्टिंग। अब इसे वेस्टिंग पढ़ा जाता है। वेस्टिंग मतलब बच्चा तो बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ रही है पर ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब आप उसे क्या कहेंगे? द चाइल्ड बीइंग इतना पतला है, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग उसकी सेहत नहीं है, उस बच्चे को वेस्टिंग यहाँ पर कहा जाता है। और इसके हेड डायरेक्टर जनरल कौन है? FOA के, तो क्यू डोंग यू। हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है? रोम, इटली। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 1945। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। क्लियर हो गया सबके पास? चलिए, क्या इंडिया का कोई प्रोग्राम है हंगर को मिटाने का? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है PDS क्या होते हैं? जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, जिसको हम गांव में डिपू भी कहते हैं। ठीक है, याद करिए, जिसको हम गांव में क्या कहते हैं? डिपू भी यहाँ पर कहते हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब, याद रखना है, प्रधानमंत्री, ठीक है, गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, ये भी आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ये भी आपके पास यहाँ पर जुड़ जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें, मोदी सरकार ने चलाई है पोषण अभियान। क्या नाम है इसका? पोषण अभियान। एक पोषण अभियान अलग भी है, एक पोषण अभियान जो टीवी के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी है। ये टीवी वालों की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना। ये आ गया आपके पास कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, और भी बहुत सारे इनिशिएटिव है बेटा भारत सरकार के, जिसके अंदर भूखा मतलब नहीं रखा जाता है, बट स्टिल आप सबको पता है क्या सिचुएशन है हमारे पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं और उसे भी यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अगला सेक्शन जो आपके पास यहाँ पर आता है, दैट इज अवार्ड्स के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए अवार्ड्स वाला सेक्शन आएगा, अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करते हैं। आइए, कहता है आपको याद होगा पेन से रिलेटेड अभी हमने कुछ टाइम पहले हाल ही हमने क्या करा था, कुछ करंट अफेयर पढ़ा था। अब इसके साथ देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कहता है इंडियन हिंदी नोवेलिस्ट हैं। अच्छा, एक चीज पहले और समझना, ये अवार्ड किसके लिए मिल रहा है? ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, ये ओरिजिनल अवार्ड नहीं है, ओरिजिनल मतलब समझ रहे हो ना, ओरिजिनल भाषा में नहीं है, ये ट्रांसलेशन में मिल रहा है, याद रखना। कहता है 2025 का अवार्ड किससे मिला है? तो आप याद रखेंगे गीतांजलि श्री को, और ये मतलब 14 विनर्स थे, उसमें से एक ही आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। कहता है ये कौन दे रहा है? इंग्लिश पेन। कौन है ये? तो ये UK बेस्ड लिटरेरी और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, और इनकी एक छोटी सी स्टोरी राइटिंग कलेक्शन है जिसका नाम है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश बाय अमेरिकन हिंदी एंड उर्दू ट्रांसलेटर। क्या नाम है उनका? तो डेजी रॉकवेल। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, ये एक हिंदी नोवेलिस्ट है
और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैनपुरी। मैनपुरी कहाँ पर आता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 2022 में इनकी नोवेल है जिसका नाम है रेत समाधि, ट्रांसलेटेड इनटू रेत समाधि, सॉरी रेत नहीं, रेत समाधि ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, याद रखना है, ये भी इन्होंने ही करी थी और उसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये आप यहाँ पर समझ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का और अगला देखते हैं, अगला क्या आता है, अगले वाले पे आते हैं। अच्छा नहीं, इसी के साथ है, कहता है द पेन ट्रांसलेट अवार्ड एक इनिशिएटिव है इंग्लिश पेन के द्वारा, ताकि किसको सपोर्ट किया जा सके? ट्रांसलेशन को भी यहाँ पर क्या किया जा सके? प्रमोट किया जा सके। पर ट्रांसलेशन किस भाषा में? भाई इंग्लिश भाषा में, ये आपने क्लियर रखना है। 2025 का जो पेन ट्रांसलेट एक्स सॉल्ट राउंड हाईलाइट है, 2 टाइटल्स फ्रॉम हिंदी उर्दू, वंस एलिफेंट लिव्स हियर और आइज 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 बाय सारा शगुफ्ता, ट्रांसलेटेड फ्रॉम उर्दू बाय जवेरिया हसैन, ठीक है। चलिए ये ऐड कर लेंगे इसके साथ का, ठीक है। चलिए आगे आता है, अगला आता है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट आई है। इस लिस्ट की अगर हम बात करें तो आपको याद है जो फॉर्च्यून है वो एक अमेरिकन ग्लोबल बिजनेस मैगजीन है, मतलब बिजनेस जो करते हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। कहता है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें रिलायंस की, जो कि जिसके हेड कौन है? मुकेश अंबानी, सो मार्जिनल डिप इन इट्स रैंकिंग, ठीक है। 2024 में इसका रैंक कितना था? 86 और अब कितना हो चुका है? तो आप याद रखेंगे 88, ठीक है। बट वो बात अलग है कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग है इंडियन कॉर्पोरेट्स के बीच में, ठीक है। कहता है RIL फीचर्ड ऑन द लिस्ट फॉर द 22nd कॉन्सिक्यूटिव ईयर, और लगातार, और आपको पता है कि ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। क्या कहता है? कहता है वॉलमार्ट जो कि किसकी है आपके पास? USA की, ये सबसे लार्जेस्ट रिटेलर रहा, ये आप याद रखेंगे। सेकंड अगर हम बात करें यहाँ पे Amazon आपको देखने को मिलता है, उसके बाद एक ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, ये, और उसके अलावा वुमेन CEOs की बात करें तो इस साल टोटल 33 वुमेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं जिनको इस लिस्ट के अंदर यहाँ पर ऐड किया गया है, ठीक है। तो कहता है इस साल टोटल 10 इंडियन कंपनीज हैं जिसको लिस्ट के अंदर क्या किया गया है? ऐड किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कहता है 71st नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है 2023 का, ठीक है। गौर करते हैं किसे मिला है? तो बेस्ट एक्टर का मिला है विक्रांत मैसी को। कौन सी मूवी के लिए? 12th फेल के लिए। और शाहरुख खान को मिला है किसके लिए? जवान के लिए, ये याद रखना है, ठीक है। कहता है ये जो एक्टर्स हैं शेयर द रजत कमल। अब देखो बेटा, अगर कोई ऑनर मिलेगा या कोई अवार्ड मिलेगा तो उसके साथ कुछ दिया भी जाएगा ना, तो आप याद रखेंगे इस अवार्ड के अंदर, या फिर आप इस अवार्ड के कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या मिलता है? तो एक तो मेडल मिलता है, फिर कैश प्राइज मिलता है और एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट भी मिलता है, ठीक है। तो रजत का मतलब हो गया, मतलब रजत कमल का मतलब हो गया सिल्वर लोटस अवार्ड दिया गया और कैश मिला है कितना? 2 लाख का, ठीक है। कहता है ये पहली बार होगा, मतलब शाहरुख खान के जीवन का जो उनका करियर है पूरा का पूरा, माना जाता है उनका 30 सालों का जो करियर है उसमें उनको ये पहला क्या मिला है? नेशनल अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला? रानी मुखर्जी को, आपको पता है चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, सबको पता है, ठीक है, ये वाला आपने। और इनको भी क्या मिला? तो सिल्वर लोटस अवार्ड यहाँ पर मिला है, ठीक है। कहता है बेस्ट फीचर फिल्म, हिंदी फिल्म है 12th फेल, जो कि फीचर फिल्म आती है आपके पास, और किसने इसको यहाँ पर डायरेक्ट करा था? तो विधु विनोद, आप याद रखेंगे। उसके बाद नॉन फीचर में फ्लोइंग मैन, सौम्यजीत घोष, दस्तीदार, इनको नॉन फीचर के लिए मिला है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म कौन सी आती है? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ठीक है, याद रखना है आपने। एंटरटेनमेंट बेस्ट कोरियोग्राफी। मोस्ट अवार्ड किसे मिले यहाँ पे? सैम बहादुर। कितने मिले हैं बच्चा? 3, इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज। उसके बाद बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन और बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट इसको मिली है। कहता है बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला यहाँ पे? केरला स्टोरी। और बेस्ट डायरेक्टर कौन मिले यहाँ पे? तो सुदीप्तो सेन। और एंड बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे और ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, अगर हम नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करें बेटा, ठीक है, अगर हम नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करें तो इनका गठन कब हुआ था? तो आप याद रखेंगे 1954 में। गौर करना है, 1954 में। और इन्हें
कौन सी वाली मिनिस्ट्री देती है, तो आप याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग इसको क्या करता है, ऑर्गेनाइज करवाता है, ठीक है। और प्रेजेंट कौन करता है, हमेशा याद रखना प्रेजेंट कौन करता है, तो आप याद रखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको प्रेजेंट करते हैं, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। और ऑर्गेनाइज कौन कर रहा था, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। इसके अंदर अवार्ड की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी होती है। एक आप याद रखेंगे फीचर फिल्म आ गई, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं बार बार। एक आ गई आपके पास नॉन फीचर फिल्म आ गई, ये लिखा हुआ है वहाँ पर। उसके अलावा एक आ जाती है पॉपुलर फिल्म आ जाएगी, या एक राइटिंग भी आ जाती है। और उसके अलावा एक आती है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। एक क्या नाम आता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, वो अभी किसी को भी नहीं मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारे पास, अब अगले वाले पे आते हैं और अगला क्या कहता है इसके बारे में कंप्लीट करते हैं। आइए, कहता है अगली कौन सी आ गई है आपके पास, मिलिट्री एक्सरसाइजेस। आइए पढ़ते हैं। पहली है, अच्छा दोनों एक्सरसाइज है और दोनों किसके साथ है, सिंगापुर के साथ है, ठीक है। कहता है 14th एडिशन हुआ है किसका, सिंगापुर का, इंडिया सिंगापुर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, जिसका नाम है एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र। कहां पर हुई है, जोधपुर राजस्थान में। क्या क्या किया गया इसके अंदर, तो इसके अंदर मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाया गया दोनों आर्मीज के द्वारा, और बायलेटरल जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है उसको यहां पर बढ़ाने की बात की गई है, ठीक है। और प्रेसिडेंट का नाम है थर्मन शर्मुगम। अब बेटा बहुत खतरनाक नाम है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं, अगला हुआ है सिम्बेक्स, एक्सरसाइज का नाम है सिम्बेक्स। ये भी किसके साथ होती है, सिंगापुर के साथ, बट ये नेवल एक्सरसाइज है, ताकि हम क्या करें, अपने पास जो इंडियन नेवी है, मतलब अपने पास ये वाला जो एरिया है। और देखो बेटा एक्सरसाइज एक्चुअली में क्यों कराई जाती है, ताकि अगर कहीं कॉमन होकर लड़ना पड़े तो हम आपस में ना लड़ पड़े, ठीक है, सीधी बात है। कहता है यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग शिप कौन कौन सी थी, सतपुरा, दिल्ली, किल्टन और शक्ति, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और इसके दो फेजेस थे, हार्बर मतलब जो कि किनारे होते हैं, पोर्ट्स होते हैं वहां पर, और एक आप याद रखेंगे सी फेसेस का क्लियर रखेंगे, सी मतलब पानी के अंदर, ठीक है। सिम्बेक्स को जब लॉन्च किया गया था 1994 में, तब इसका नाम था एक्सरसाइज लायन किंग, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया। सिम्बेक्स एक लॉन्गेस्ट रनिंग बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। सिंगापुर के प्रेसिडेंट का नाम हो गया, प्राइम मिनिस्टर का नाम हो गया, और कैपिटल का नाम है सिंगापुर सिटी, ठीक है। चलिए, क्या सिंगापुर को टैक्स हेवन कंट्री कहा जाता है, ये आप मुझे बताएंगे। क्या सिंगापुर को टैक्स हेवन कंट्री कहा जाता है या नहीं कहा जाता है, और कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, ये आप यहाँ पर मुझे बताएंगे, ठीक है। अच्छा एक और बात, अभी हमने कौन सी एक्सरसाइज पढ़ी थी इससे पहले, गौर करो यहाँ पे कौन सी पढ़ी, बोल्ड कुरुक्षेत्र। उसके अलावा एक और है आर्मी की इन्हीं के साथ, जिसका नाम है अग्नि वॉरियर। क्या नाम है उसका, अग्नि वॉरियर, ये भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अग्नि वॉरियर, बोल्ड कुरुक्षेत्र, और उसके अलावा एक कौन सी पढ़ी है भी आपने, सिम्बेक्स, किसके साथ हैं ये, तो ये सारी की सारी आती है इंडियन, सॉरी किसके साथ है, सिंगापुर के साथ हैं, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला करंट अफेयर देखते हैं, ठीक है। आइए अगला क्या कहता है, अगला आता है अब आपके पास स्पोर्ट्स वाला सेक्शन, ठीक है। चलिए स्पोर्ट्स वाले के अंदर ये ग्रैंड प्रिक्स है, आप इसे पढ़ लेंगे बच्चा, ठीक है। मुझे ये बहुत कम चांसेस लगते हैं इसके, पर आप पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे आता है अगला वाला, कहता है 100 साल कंप्लीट हो गए इंडियन हॉकी के। जब इंडियन हॉकी आता है, जब तो हम कभी नहीं भूल सकते किसका, मेजर ध्यानचंद का, बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। क्या नाम है उनका, मेजर ध्यानचंद, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी कब आती है, 29 अगस्त को आती है। और 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, नेशनल, याद रखेंगे, स्पोर्ट्स डे, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। क्लियर हो गया। अगर ध्यानचंद की बात की जाए तो इन्हीं को हॉकी विजार्ड भी कहा जाता था। क्या कहते हैं इनको, हॉकी विजार्ड भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है, समझते हैं। कहता है इंडियन हॉकी ने अपना 15th हॉकी इंडिया कांग्रेस करा। कांग्रेस मतलब मीटिंग हुई, वो कहाँ पर हुई, महाबलीपुरम तमिलनाडु में, जिसके अंदर क्या बोला गया कि 100 साल इंडियन हॉकी की जो जर्नी है उसके कंप्लीट होते हैं। कहता है द इंडियन हॉकी फेडरेशन एक नेशनल बॉडी है, जिसकी स्थापना 7 नवंबर 1925 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में की गई थी, याद रखना है।
और इंडियन हॉकी फेडरेशन जो कि इंडिया की गवर्निंग बॉडी है, अब अंटिल इट्स सस्पेंशन इन 2008, अब इनका कोई गवर्नेंस इश्यूज था, ये आप देख लेंगे, ठीक है। कहता है टू रिटेन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन ने हॉकी इंडिया बनाया था कब? 20 मई 2019 को, जिसके अंदर आदमी और औरत एक ही बॉडी के अंदर यहाँ पर आते हैं। एक बॉडी मतलब हॉकी इंडिया के अंदर यहाँ पर कंप्लीट किए जाते हैं, ठीक है। तो आपने बोलना नहीं है मेजर ध्यानचंद का नाम, और आपने बिल्कुल नहीं भूलना है नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में। क्लियर हो गया? चलिए अब आप मुझे बताएंगे किसे कहा जाता है हॉकीज ट्विन। गौर करेंगे, किसे कहा जाता है हॉकी का ट्विन? क्या इनके भाई को कहा जाता है या किसे कहा जाता है? आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम और क्या ऐड कर सकते हैं? मेजर ध्यानचंद की जब हम बात करते हैं, मेजर ध्यानचंद की जब हम बात करते हैं तो मेजर ध्यानचंद ने जो ओलंपिक्स थे 3 टाइम, वो ओलंपिक्स गोल्ड विनर भी रहे हैं, ठीक है। कब कब? तो आप याद रखेंगे, एक 1928, एक 1932 और एक 1936, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला कहता है पहली इंडियन जिन्होंने क्या जीता है? फाइड वुमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है। फाइड जब भी हम बोलते हैं इसका फुल फॉर्म आपके पास आता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। क्या आता है इसका? तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जो कि कहाँ बनी थी? जो कि बनी थी पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर बनी थी? पेरिस फ्रांस में। पर इस बॉडी के हेडक्वार्टर हमें कहाँ दिखते हैं? लाओसेन। और लाओसेन कहाँ पर आता है आपके पास? स्विट्जरलैंड में। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते हैं। कहता है दिव्या देशमुख जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं? नागपुर से बिलोंग करती हैं। गौर करना है कहाँ से बिलोंग करती हैं ये, तो आप याद रखेंगे नागपुर से बिलोंग करती हैं, महाराष्ट्र से। इन्होंने इंडिया का 2025 जो फाइड वाला है उसको यहाँ पर जीता है। किसको हराने के बाद? इंडिया की कोनेरू हम्पी को हराने के बाद। और ये कहाँ पर हुआ? जॉर्जिया में। और दिव्या जो है वो पहली इंडियन वुमेन बनी है इस टूर्नामेंट को जीतने वाली। और किसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया है? तो अब ये जो 3 वुमेन्स आपके पास दी हैं वर्ल्ड चैंपियन, इनका नाम आप यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? कहता है 2025 का जो ये फाइड वुमेन वर्ल्ड कप था, इसके अंदर कितने प्लेयर्स थे? 107। कितनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे? 46, इंक्लूडिंग 17 ऑफ द टॉप 20 रैंक्ड वुमेन चेस प्लेयर वहां पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। कहता है क्लासिकल फॉर्मेट गेम की बात करें तो दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी ड्रॉ में यहाँ पे रुक चुकी हैं। फाइनल वाज डिसाइडेड इन 15+1 10 रैपिड टाई ब्रेक गेम्स। ये आपको पता होगा बच्चे कि रैपिड और बिल्ड्स कैटेगरी होती है, उसके साथ यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। दिव्या 4th इंडियन और ओवरऑल 88th ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं, जिन्होंने क्या जीता है? मेजर फाइट को यहाँ पर जीता है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है कि ये कब बना था, तो आप याद रखेंगे ये कब बना था, कहाँ पर बना था? तो पेरिस फ्रांस में। और गौर करेंगे कब बना था, तो इसका आंसर है 20 जुलाई। ये आपने क्लियर रखना है। और इसीलिए 20 जुलाई को हम मनाते हैं वर्ल्ड चेस डे मनाते हैं। पिछले करंट अफेयर में आपने पढ़ा था, ठीक है। चलिए अगला वाला 8th कॉमनवेल्थ। ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक वर्ड है, कॉमनवेल्थ अकेला नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है बीच में? गौर करो, यूथ है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स तो हम सबको पता है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो कभी ना कभी किसके अंदर रही हैं? तो आप याद रखेंगे किसके अंडर रही हैं? ब्रिटेन के अंडर रही हैं, ये सबको पता है, ठीक है। जिनके ऊपर कभी ना कभी किसने रूल करा है बच्चे? तो आप याद रखेंगे ब्रिटेन ने रूल करा है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलता है हमें? लंदन, इंग्लैंड में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब गौर करते हैं क्या लिखा है, समझते हैं। कहता है लंदन इंग्लैंड बेस्ड कॉमनवेल्थ स्पोर्ट, जिसका नाम है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, इसने अनाउंस करा है कि जो 2027 के कॉमनवेल्थ यूथ गेम होंगे वो कहां पर होंगे? माल्टा में होंगे। और माल्टा याद रखना है एक साउथ यूरोपियन कंट्री है, सॉरी आइलैंड कंट्री है, ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एथलीट जो है वो कितने स्पोर्ट्स में यहाँ पर compete करेंगे? 8 में, जिसमें एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, नेटबॉल, स्क्वैश, स्विमिंग, पैरा स्विमिंग, ट्राइथलन, उसके बाद आपके पास है वेट लिफ्टिंग, सब कुछ होगा। इसके अलावा सेलिंग, वाटर पोलो, ये सब भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
ध्यान रखना और ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है, याद रखेंगे। अब ये तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। कॉमनवेल्थ कौन से वाले होंगे आपके पास, ये यूथ वाले होंगे, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। और इसके अलावा अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं, ध्यान देना मैं यूथ की बात नहीं कर रही हूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं, तो ये 4 सालों में एक बार होने वाला इवेंट है, सबको पता है। और ये अब कहाँ पर होंगे, 2026 में। तो 2026 में ये कहाँ पर होंगे, स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड में कहाँ पर, तो आप याद रखेंगे ग्लासगो, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, और इंडिया ने इसे कब हेड करा था, तो आप याद रखेंगे 2008। आप मुझे बताएंगे कि पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हुए थे, ठीक है। चलिए अगला वाला कहता है फर्स्ट चेस स्पोर्ट वर्ल्ड कप टाइटल, जो करंट वर्ल्ड नंबर 1 है, जिनका नाम क्या है, ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन, और ये किस टीम के हैं, तो टीम लिक्विड के हैं। इन्होंने क्लेम करा है पहला चेस स्पोर्ट वर्ल्ड कप। किसने ऑर्गेनाइज करा था इसको, तो ये वहां पर हुआ था रियाद, सऊदी अरेबिया में। किसको हराया है इन्होंने, तो याद रखेंगे एलिरेजा फिरोजी फ्रांस, और टीम का नाम क्या था उनकी, फाल्कन, ठीक है। उसके अलावा ग्रैंड मास्टर हिकारू जो कि यूएसए से हैं, उन्होंने किसे हराया है, तो आप याद रखेंगे ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगरस को, ठीक है। और क्या रैंक है उनका यहाँ पर, 3rd प्लेस आपने याद रखना है। टोटल प्राइस कितना है ये आप सब पढ़ लेंगे इसके साथ साथ, कितने थे ये इतने काम का नहीं है हमारे लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा आता है, साइंस और टेक की बात की गई है, ठीक है। चलिए अब अगर इस करंट अफेयर को हम पढ़ें और समझें तो एक नई मिसाइल यहाँ पर लाई गई है जिसका नाम है प्रलय, ठीक है। प्रलय जो है बेटा वो एक प्रकार की क्वासी बैलिस्टिक, पूरी बैलिस्टिक तो नहीं है पर क्वासी आधी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे लॉन्च किया गया है कहाँ से, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से, ठीक है। ध्यान रखते हैं एक शॉर्ट रेंज, मतलब अगर छोटे टारगेट हिट करने हो तो सॉलिड प्रोपेलेंट मतलब फ्यूल की बात हो रही है, क्वासी बैलिस्टिक सरफेस से सरफेस को टारगेट करने वाली मिसाइल दिखती है, ठीक है। रेंज कैपेबिलिटी कितनी रहेगी, 150 से लेकर कितने किलोमीटर तक, 500, और कितना वॉरहेड, कितना वॉरहेड मतलब अपने साथ सब बारूद वगैरह कितना लेकर जा सकती है, तो 300 से 350 से लेकर 700 ग्राम तक यहाँ पर लेकर, ग्राम नहीं होगा सॉरी, किलोग्राम तक ही लेकर जा सकती है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। कहता है इसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी है, तो याद रखेंगे 500 से 1000 kg। लॉन्च प्लेटफॉर्म क्या रहेगा, माउंटेड ऑन हाई मोबिलिटी व्हीकल विद ट्विन लॉन्चर कॉन्फ़िगरेशन अलाउइंग रैपिड डिप्लॉयमेंट एंड अलोंग एक्टिव बॉर्डर्स। तो जो लॉन्च प्लेटफॉर्म कहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, जो बिल्कुल चलते फिरते रहने वाले प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं, ठीक है। डीआरडीओ किसके अंदर काम करता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। चेयरमैन कौन है, समीर वी कमात, याद रखना है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और कब बना था, 1958 को, ठीक है। चलिए अब अगला एक और पेट्रोल वेसल है, याद करो पिछले करंट अफेयर में हमने पढ़ा था पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल आया था। इस बार वाला कौन सा है आपके पास, तो इस बार है आपके पास पेट्रोल वेसल आया। पेट्रोल मतलब जो कि क्या करता है, जो कि सर्विलेंस बनाकर रखता है और कोस्टल एरियाज की सिक्योरिटी मेंटेन करता है, वो यहाँ पर आया है। क्या नाम है इसका, इस वेसल का नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, याद रखना है अटल। और इसे कहाँ से मतलब कहाँ पर इसे बनाया गया, वास्को डी गामा गोवा में, ठीक है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और क्या काम है इसका भी, तो आप याद रखेंगे सिक्योरिटी मेंटेन करना, यही सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका देखने को आपको मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला देखते हैं, ठीक है। आइए अगला वाला, सो फार 6 आउट ऑफ 8 फास्ट पेट्रोल वेसल है अपने पास। कौन कौन सा है, अदम्या, अक्षर, अमूल्य, अक्षय, अचल, अटल, आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या क्या है, इतना नहीं याद रखना बच्चे, इतना याद भी नहीं रहेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। पढ़ सकते हैं, रीड करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नासा और इसरो ने, गौर करेंगे, नासा और इसरो ने एक निसार सैटेलाइट को क्या करा है, सक्सेसफुली लॉन्च करा है। एक टाइम वो था बेटा जब यूएस से हमारे साथ कोई भी चीज को शेयर करने को रेडी नहीं था, ठीक है। बट अब इस बार क्या है भाई, ठीक है, यूएस से भी थोड़ा सुधर रहा है तो हम भी सुधर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है क्या नहीं है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सैटेलाइट का नाम क्या है बच्चे, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। अब एपर्चर रेडार के अंदर एक बात होगी किसकी, एल बैंड की, और एक बात होगी किसकी, यहाँ पर एस बैंड की। 2 बैंड्स की बात हो रही है। एक कौन सा है बच्चे, एल बैंड, और एक कौन सा आता है, एस बैंड, ठीक है। कहता है एल बैंड जो है वो हमें किसने दिया है, तो यूएसए ने दिया है, याद रखना है। और ये किसको पेनिट्रेट कर सकता है, अच्छा पहले तो ये समझो सैटेलाइट का मेन काम क्या है। सैटेलाइट का मेन काम में
अर्थ की और अच्छे तरीके से, अब यहाँ पे समझो, पहले यहाँ पर आओ क्या लिखा है, देखो कहता है यहाँ पे इस मिशन का एम क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये पढ़ो। कहता है मिशन का एम है हाई रेजोल्यूशन डे और नाइट ऑल वेदर इमेजेस को यहाँ पर लेकर आना, ताकि हम आने वाले हर चीज को प्रेडिक्ट कर सके और अपनी अर्थ और अपने आप को यहाँ पर बचा सके। तो सीधी सीधी बात है, ये किसके लिए काम करेगी, ये अर्थ में होने वाली जो भी एक्टिविटीज है उनकी इंफॉर्मेशन हमें ये यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए पीछे, अब यहाँ पर समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कहता है इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो आप याद रखेंगे फाल्कन 9 F-16 रॉकेट से, कहाँ से, सतीश धवन सेंटर, कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, कहता है अब आपको लग गया पता, ये जॉइंट प्रोग्राम था, 1.5 बिलियन लगा, तो इतना कोई भारी बात है नहीं इसके अंदर। अब आते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कौन से बैंड लगे हैं इस पे, एल बैंड और एस बैंड। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था जो एल बैंड है वो हम कहाँ से लेने वाले हैं, यूएसए दिया हमें, और कहता है ये क्या करेगा बेटा, तो ये एक्चुअली में सरफेस को पेनिट्रेट कर सकता है। मान लो ये अपने पास अर्थ है, अब अर्थ में यहाँ कहीं पे पेड़ पौधे घने जंगल हैं, उन घने जंगलों के भी अंदर जाकर इंफॉर्मेशन, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लाने की पावर ये रखेगा। क्लियर हो गया एल बैंड, और इससे हमारी सबसे ज्यादा मदद होगी एग्रीकल्चर और अदर सेक्टर्स में। और उसके अलावा जो एस बैंड है उसका रेजोल्यूशन बहुत 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 ज्यादा अच्छा है, जो कि क्या कर सकता है, जो कि डिटेक्ट कर सकता है सरफेस के अंदर, मैं बोलूं इस जंगल के अंदर कुछ चेंज हो रहा है, तो वो चेंज को डिटेक्ट करने का काम कौन करेगा, एस बैंड। और एल बैंड क्या करेगा, सरफेस को पेनिट्रेट करके इंफॉर्मेशन लाने की बात करेगा। क्लियर हो गया। इसकी अगर हम डिजाइन की बात करें तो आपको यहां पर क्या दिख रहा होगा, एक दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है आपको रेड कलर का, इसका नाम है गोल्डन मैश रडार। क्या नाम है इसका, गोल्डन मैश रडार। ठीक है, ये बिल्कुल अभी तो शांत होकर जाएगा और ऊपर जैसे फूल खिलता है उस तरीके से खुलेगा और एक एंटीने का काम करेगा और बिल्कुल चक्र की तरह दिखता है, और वहां पर हमें यहां से इंफॉर्मेशन या इमेजेस लाकर देगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये किस ऑर्बिट पे घूमती रहेगी, तो आप याद रखेंगे सन सिंक्रोनाइज जो पोलर ऑर्बिट है वहां पर ये घूमता रहेगा और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इससे हमारी बहुत बहुत ज्यादा मदद हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगले वाले पे। अगला कहता है स्पेस एक्स ने लॉन्च करा है 11 क्रू जॉइंट एस्ट्रोनॉट टू द ISS। आप सबको पता है ये अपने पास अर्थ है, अर्थ के लगभग 400 किलोमीटर ऊपर क्या दिखता है आपको, एक स्टेशन दिखता है, और स्टेशन का नाम क्या है, ISS। ठीक है, जहां अभी अभी शुभांशु शुक्ला गए थे, सुनीता विलियम्स गई थी, याद करो। ठीक है, कहता है फाल्कन 9 रॉकेट से इसको क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, और इसमें जाने वाले जो लोग हैं वो इंडियंस नहीं है। ठीक है, याद रखना, तो आपको इनके नाम यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे और कहां से लॉन्च होगा ये आप इसके साथ यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर कर लेंगे अपने पास, ये काम का हो गया हमारे लिए। ठीक है, चलिए आप इसे पढ़ लेंगे, सीधा सीधा नाम वहां पर लिखे हैं, बस हमें नाम याद करने हैं। कहता है इट इज द नासाज क्रू प्रोग्राम है, जिसने किस किस के साथ हाथ मिलाया, जापान और रशिया वाली एजेंसी के साथ। कितने महीनों का ये रहेगा, तो आप याद रखेंगे 6 से 8 का। और ध्यान रखना बच्चे, जब हम ISS की बात करते हैं तो ISS में अगर हम जाते हैं, मतलब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाते हैं, तो हम वहां से अर्थ पे होने वाले चेंजेस या फिर जो स्पेस है उसको और एक्सप्लोर कर पाते हैं और उसको अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारी मदद ही करता है एक तरीके से, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा आता है, बैंकिंग और इकोनॉमी। देखिए अब ये क्या है भैया, तो ये क्या है, वर्ल्ड लाइन ने कोलैबोरेट करा है कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ। ठीक है, ये आप इसको पढ़ लेंगे, सीधी सीधी बात है, इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को और आगे अच्छे तरीके से बढ़ाना है। मतलब सीधी सीधी बात है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को दोनों ने क्या करना है, आपस में बढ़ाना है और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा करना है। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें पढ़ने वाला, सीधे पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला सेबी ने क्या करा है, सेबी ने डेडलाइन को बढ़ा दिया है, किसके लिए, जो लोग नॉमिनेट करते हैं, नॉमिनेशन करते हैं, म्यूचुअल फंड फोलियो, ये जो होते हैं म्यूचुअल फंड्स होते हैं, डीमैट अकाउंट होते हैं, उसके लिए। तो कहता है सेबी ने इंप्लीमेंट करा है सेकंड और थर्ड, मतलब सेकंड और थर्ड जो इसका फेज है उसमें जो टाइमलाइन था उसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो पहले कितना था, 1 जून 2025, अब बढ़कर कितना हो चुका है, 8 अगस्त 2025। ठीक है, कहता है और ये किसके लिए, ये फेज 2 के लिए। फेज 3 के लिए कितना हो चुका है, तो 1 सितंबर 2025 उसकी पहले डेडलाइन थी, अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 15
15 दिसंबर 2025, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, जो नॉमिनेशन प्रोसेस है किसको, म्यूचुअल फंड अकाउंट या डीमेट अकाउंट, इनको आसानी देने के लिए, ठीक है। तो सेबी हैज क्लैरिफाइड अपार्ट फ्रॉम टाइमलाइंस, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई है कि ये करना, अब कुछ और भी चेंजेस हैं, जो फेज 2 है हम उसमें ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं कर रहे हैं, वो तो भारी भारी बातें करती है ना, तो वो यहाँ पर आपके पास लिखा गया है, ठीक है। नहीं पढ़ना है, इतना काम का नहीं है बेटा, नहीं याद होगा आपके पास, ठीक है। चलिए अगले वाले पे आते हैं। अगला आता है ट्रिपल स्टार मार्क करने वाला। आप सबको पता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 2008, और यूपीआई कब आया था हमारे पास, 2016 में, ठीक है। और करंटली 7 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर हमारा यूपीआई चल रहा है। आप मुझे बताएंगे वो 7 कंट्रीज यहाँ पर कौन कौन सी हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं। कहता है देखो बेटा, एक्चुअली में इतना सब कुछ लाया क्यों जा रहा है, अब आप समझते जाना, मैं यहाँ पे डिक्टेट करती जाती हूँ, ठीक है। गौर करेंगे, जो यूपीआई सिस्टम है उसको और ज़्यादा सेफ बनाना है, ट्रांजेक्शन्स को ईजी करना है, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स क्या हो रही हैं, फेल हो जाती हैं, ठीक है, या फिर बिल्कुल धीरे हो जाती हैं, तो हम काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्या कहता है समझते हैं। जो पहला पॉइंट है वो कहता है कि बैलेंस इंक्वायरी की लिमिट तय कर दी गई है। मतलब अब देखो बेटा, हमारे अकाउंट में तो पहले ही कम पैसा रहता, तो हम बार बार क्या चेक करेंगे अकाउंट को, पर अगर हम बात करते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अकाउंट को लगातार चेक करते रहते हैं। तो अब आप एक बार में कितनी बार चेक कर पाएंगे, केवल और केवल 50 बार, क्योंकि इससे क्या होता है, जब हम अपनी फेस आईडी फोन पे लगाते हैं, थंब लगाते हैं, तो सर्वर पर बोझ पड़ता है और वो धीरे धीरे करके अपना काम स्लो कर देता है, ठीक है। तो पहले तो ये बचाना है। सेकंड कहता है आपके पास यहाँ पे जो ऑटो पेमेंट्स हैं, ठीक है, ऑटो पेमेंट अब पूरे दिन में, जैसे मान लो आप, अगर मैं बात करूँ नेटफ्लिक्स का वो कर रहा है, नेटफ्लिक्स का पैसा कट रहा है आपसे, या फिर अमेजॉन, किसी का भी आप जो देख रहे हैं उसका, अगर मान लो कि ऑटो पेमेंट लगी पड़ी है, तो जो ऑटो पेमेंट है अब वो पूरे दिन प्रोसेस नहीं होती रहेगी। पहले ऐसा होता था कि पूरे दिन में कभी भी कट जाते थे वो पैसे, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब ये पीक आवर्स जो होते हैं उनमें बहुत सारा बर्डन जाता है, उनको यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, अब कम कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो ट्रांजैक्शन का स्टेटस है उनमें भी क्या लगा दिया जाएगा, अब धीरे धीरे करके सीमा लगा दी जाएगी। यूजर अपने ट्रांजैक्शंस के जो स्टेटस है वो केवल दिन में कितनी बार चेक कर पाएंगे, 3 बार ही आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। और आप साथ साथ ये भी देख पाएंगे, आप साथ साथ ये भी देख पाएंगे यहाँ पर कि आपके खाते के साथ, मतलब आपके नंबर के साथ कितने बैंक अकाउंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास यूपीआई के अंदर आने वाले चेंजेस, और अगर नहीं होता ऐसा कुछ भी तो फिर पेनल्टीज तो लगती हैं, ये आप सबको पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला ये बेटा आप खुद पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स, सीधी सीधी बात है, मर्ज हो गया है, ठीक है। मर्जर आप सबको पता है क्यों किए जाते हैं, ताकि और ट्रांसपेरेंसी चीजों में लाई जा सके, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट कौन सा आता है, एक छोटी सी बुक है अपने पास, और ये बुक किसके ऊपर है बच्चे, दिलीप कुमार के ऊपर है, ठीक है। दिलीप कुमार की जब हम बात करते हैं तो एक बुक लिखी है अशोक चोपड़ा ने, जिसका नाम है द मैन हु बिकेम सिनेमा। अब इनकी एक्टिंग स्किल, इन सब चीजों के लिए जाना जाता है, और इनको क्या कहते हैं, ट्रेजेडी किंग भी कहते हैं। मतलब इस तरीके की एक्टिंग करते थे जो कि सामने वाला रो ही दे, मतलब इस तरीके की एक्टिंग होगी, ठीक है। और इनको क्या क्या अवार्ड मिले हैं ये आप इसके साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। और पाकिस्तान का भी मिला है एक अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम है निशाने इम्तियाज, आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले आते हैं, लास्ट सेक्शन आपके पास कौन सा आता है, इंपॉर्टेंट डेज, और इसको पढ़कर यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। आइए क्या लिखा है यहाँ पे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। आप सबको पता है क्या बोला गया है, हेपेटाइटिस डे कब मनाते हैं, 28 जुलाई को। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हेपेटाइटिस वाली जो ये बीमारी है ये कहाँ देखने को मिलती है, लीवर में देखने को मिलती है। और अगर ना समय पे इसकी क्योर हुई तो ये क्या कर सकती है, हमारे लीवर को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है, ये लिवर में कैंसर जैसी चीजों को ला सकती है, ठीक है। और याद रखेंगे किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 18 जुलाई को, तो आप याद रखेंगे डॉक्टर बारुच ब्लूमबर्ग, ये आप उनका नाम यहाँ पर क्लियर रखेंगे, जिन्होंने क्या फाउंड करा था, तो जिन्होंने इस हेपेटाइटिस को यहाँ पर फाउंड करा था, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस को क्या करा था, डेवलप भी करा था, मतलब डेवलप नहीं, वायरस को डिटेक्ट करा था, और उसके अलावा उसके लिए क्या वैक्सीन हो सकती है इसके बारे में भी बातें करी थी, ठीक है। ये क्लियर रखना है, हो गया। और थीम क्या है, लेट्स ब्रेक इट डाउन, ठीक है। अगला वाला, अगला आता है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे।
आप सबको पता है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे कब मनाते हैं? 28। बेटा नाम है वर्ल्ड कंजर्वेशन, हर चीज़ को बचाना है। कहता है यहाँ पर क्या है, अर्थ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बायोडाइवर्सिटी है, इसको बचाना है ताकि सस्टेनेबल आगे आने वाले लोग भी इसका यूज़ कर सकें। तो जून 1972 को जब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस चल रही थी ह्यूमन एनवायरनमेंट पे, स्टॉकहोम स्वीडन पे, तब ये डिसाइड किया गया था कि हम एनवायरमेंटल अवेयरनेस फैलाएंगे और कंजर्वेशन एफर्ट्स को लाएंगे। और किसको बचाने की हम यहाँ पर बात करेंगे, तो हम बात करेंगे किसको बचाने की, नेचर को बचाने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला आता है इंटरनेशनल टाइगर डे। ये तो आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, पूरे साल का पेपर का क्वेश्चन है। 29 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है समझते हैं। कहता है ये पहली बार मनाया गया था 2010 में। ठीक है, कहाँ पर, तो आप याद रखेंगे सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन 2010, जिसमें इन सारी 13 कंट्रीज ने आपस में मिलकर डिसाइड करा था कि हम टाइगर्स को क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोटेक्ट करेंगे। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, इनके बड़े सारे एम भी थे, पर वो बेटा एम इतनी जल्दी और इतनी आसानी से पूरे नहीं हो सकते थे। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो ये इन कंट्रीज का एक पूरा का पूरा क्या है, आपके पास ग्रुप है जो इस तरीके से डिसीजन लेती हैं और किसको प्रोटेक्ट करती हैं, टाइगर को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, अगर हम आज इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में आप सबको पता है क्या चलाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। याद है सबको, कब लाया गया था? 1 अप्रैल 1973। कई बार मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, और कौन से नेशनल पार्क से, तो इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, उसके अलावा इस अगर हम बात करें टाइगर्स की, तो टाइगर किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? बिग कैट के अंदर आते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर भी हमें कहाँ देखने को मिलता है? नई दिल्ली में। ये आपने क्लियर रखना है। और इस इंटरनेशनल बिग कैट के अंदर 7 स्पीसीज हैं। आप मुझे बताएंगे उनमें से कितनी इंडिया में मिलती हैं और कितनी इंडिया में नहीं मिलती हैं। ठीक है, आप मुझे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, आइए अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपके पास। अगला है फ्रेंडशिप डे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई भारी बात नहीं। 30 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा इंडिया वगैरह में से 1 अगस्त को भी मनाते हैं, मतलब ऐसे 1 अगस्त को नहीं मनाते हैं, ये मनाते हैं एक्चुअली में लास्ट संडे। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं लास्ट नहीं होगा, फर्स्ट संडे होगा। आई एम सो सॉरी, याद रखेंगे आप यहाँ पर कौन सा आता है, फर्स्ट संडे होता है, सॉरी फर्स्ट संडे होता है किसका, अगस्त का। ठीक है, तो मनाते हैं हम यहाँ पर फ्रेंडशिप डे। ठीक है, चलिए लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आप सबको पता है वेब क्या है, आप सबको पता है। ठीक है, कहता है अगर हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो इसे कई बारी क्या कह देते हैं, इसे स्पाइडर नेटवर्क भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, क्या कहते हैं, स्पाइडर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, वेबसाइट्स आप सबको पता है क्या है। ठीक है, कहता है वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है, 1 अगस्त को। और आप सबको पता है कि इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है हम सबको जोड़ने में, मतलब वेबसाइट्स का, या फिर जो भी आप वेबसाइट बनाते हैं उसको कहाँ कहाँ तक देखा जा सकता है, ये हम और आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो थीम क्या है, एम्पावरिंग द फ्यूचर, बिल्डिंग इंक्लूसिव सेफ एंड ओपन वेब। और ये जो है वो किसकी, मतलब द डे इज ड्राफ्टेड टू हाईलाइट एंड ऑनर द एनिवर्सरी एंड डेवलपमेंट ऑफ WWW। किसने बनाया था, टिम बर्नर्स ली ने। ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, और याद रखना है बच्चे, अगर हम बात करते हैं ये जो वेब वाला है ये इंडिया में किसके साथ काम कर रहा है, तो जो इंडिया का डिजिटल मिशन है उसके साथ यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, और इंडिया का डिजिटल मिशन कब आया था, सन 2015 में जुलाई में आया था। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे। और डिजिटलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो डिजिटलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें पूरे के पूरे इंडिया को या इकोनॉमी को किसकी तरफ लेकर आना है, तो हमें डिजिटलाइज यहाँ पर करना है। ठीक है, चलिए तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपको आई थिंक समझ में आए होंगे। जहाँ पर आपको डाउट रहेगा वहाँ पर आप पूछ लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।